कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। रोशनी का एडमिशन होता है, रोशनी कॉलेज में एडमिशन लेती है। रोशनी चूँकि छोटे से शहर से आती है और सरिता बड़े शहर में रहती है। रोशनी का एडमिशन होता है, रोशनी कॉलेज आने जाने लगती है। रोशनी के साथ बच्चे बहुत घुल मिल जाते हैं। रोशनी का स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। रोशनी के स्वभाव से उसके ससुराल वाले भी खुश रहते हैं। उदय भी रोशनी के स्वभाव को पसंद करता है। एक दिन रोशनी बच्चों के साथ पानी में खेल रही थी। पानी में खेलते खेलते अचानक उदय उसे देख लेता है। न जाने उदय को उसमें क्या दिखता है और उदय रोशनी को काफ़ी देर तक निहारता है। उदय को अचानक रोशनी में कुछ नज़र आता है। उदय उसके बाद रोशनी को अक्सर देखता है, छिप छिप के देखने लगता है। उदय को रोशनी अच्छी लगने लगती है। उदय रोशनी में अपना प्यार ढूंढने लगता है। रोशनी को उदय पसंद करने लगता है। हालांकि उदय और रोशनी में काफ़ी उम्र का अंतर है। उदय का उम्र 50 के लगभग है, पर उदय रोशनी में अपना प्यार ढूंढता है। उदय रोशनी को पसंद करता है। इस बात से रोशनी भी अनजान है और सरिता भी। अब उदय रोशनी के चक्कर में सरिता से भी बात करने लगता है, सरिता को भी समय देने लगता है, क्योंकि रोशनी सरिता के साथ ही दिन भर रहती है, सरिता के कमरे में सोती है। अब उदय रोशनी से बात करने के बहाने सरिता से भी बातें करने लगता है और सरिता को लगता है कि उदय उसे धीरे धीरे समय दे रहा है, पर सरिता नहीं जानती है ये समय सरिता को नहीं, रोशनी को मिल रही है। रोशनी को सरिता कहती है, रोशनी तेरे आने से तेरे जिया जी मुझे समय दे रहे हैं, तुझसे तो बातें करते हैं और मुझसे भी बातें करने लगे हैं। रोशनी कहती है, अच्छा दीदी ये बात है, तो अब मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी ताकि हम सब एक साथ रह सकें और जिया जी तुम्हें समय दे सकें। ये बात सरिता सुनती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। बोलता है, ठीक है रोशनी तू यहीं रह, तेरे रहने से बच्चे भी खुश हैं, बच्चों को भी मौसी का प्यार मिल रहा है और मुझे तेरा साथ मिल रहा है और तेरे साथ के बहाने मुझे मेरे पति का भी प्यार मिल रहा है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। उदय रोशनी को छिप छिप के देखता है। न जाने ये सिलसिला कब तक चलता है। एक दिन अचानक बच्चों के साथ सरिता कहीं गई हुई होती है। एक दिन अचानक रोशनी किसी कारण से अब उदय के कमरे में जाती है। उदय रोशनी के साथ कुछ ऐसी ऐसी बातें करता है, काफ़ी हद तक रोशनी के साथ घुल मिल जाता है। रोशनी उम्र के उस पड़ाव पे रहती है जहाँ उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसे इस उम्र में कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए। रोशनी भी काफ़ी आगे हद तक बढ़ जाती है। उसे उम्र का फासला नहीं समझ में आता। वो गलती करती जाती है। धीरे 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 रोशनी उदय के झांसे में आ जाती है और रोशनी भी उदय के बहुत करीब चली जाती है, इस बात से अनजान कि वो अपनी ही बहन का घर तोड़ रही है। रोशनी बच्चों से तो घुली मिली रहती ही है, उदय के से भी घुल मिल जाती है। ये बात सरिता को नहीं पता, पर इस बात का भनक कांता को लग जाती है। कांता सरिता को समझाती है कि दीदी आप रोशनी दीदी को हॉस्टल भेज दो, दीदी आप रोशनी दीदी को हॉस्टल भेज दो। पर सरिता ये बात नहीं जानती कि कांता ऐसे क्यों कहती है। सरिता कांता को समझाती है, देख कांता, जब से रोशनी आई है ना, तब से तेरे साहब मेरे साथ घुल मिल गए हैं, मुझे समय दे रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। कांता समझाती है कि दीदी वो सब तो ठीक है, पर आप साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहो, आप साहब के करीब रहो। आप क्यों रोशनी दीदी को अलग जाने देती हो, क्यों आप रोशनी दीदी को साहब के पास बैठने देती हो। सरिता कहती है, रोशनी वकालत की पढ़ाई कर रही है और तेरे साहब भी वकालत की पढ़ाई किए हुए हैं, इसलिए रोशनी उनके पास पढ़ाई के लिए जाती है। कांता कहती है, दीदी ये सब तो ठीक है, पर जब रोशनी दीदी पढ़ाई के लिए जाती है तो आप भी उनके साथ जाया करो। वो नहीं समझ पाती कि कांता क्या कहना चाहती है। कांता हर दिन रोकती है, कांता हर दिन समझाती है, पर अपनी बहन के प्यार में रोशनी समझ नहीं पाती, सरिता समझ नहीं पाती कि कांता उसे क्या कहना चाहती है। कांता नौकरानी है, इसलिए कांता अपनी हद को जानती है। कांता खुल के नहीं बोल पाती। एक दिन कांता की बातों को सरिता समझ नहीं पाती और बार बार सोचती है कि कांता ऐसा क्यों कहती है, कांता ऐसा क्या कहना चाहती है। कांता से पूछती है सरिता, इससे कांता तू बता ना, तू क्या कहना चाहती है, क्यों तू उसे रोकती टोकती है। कांता कुछ नहीं कहती, चुप रह जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। सरिता एक दिन नींद में थी और रोशनी सोई हुई थी उसके बगल में। अचानक से सरिता को कमरा भारी भारी सा लगता है। सरिता आँख खोलती है, तब तक देखती है कि रोशनी के बगल में उसके हस्बैंड खड़े हैं और रोशनी धीरे धीरे उठकर उनके साथ आगे जा रही है। सरिता आँखें को हल्के से खोले रहती है, पूरा आँख नहीं खोलती, धीरे धीरे देख रही है
कि रोशनी धीरे धीरे करके उसके हस्बैंड के साथ आगे बढ़ रही है और धीरे से कमरे का दरवाज़ा सटाकर बाहर निकल जाती है। अब सरिता का दिल धड़क जाता है। फिर सरिता कमरे से बाहर आती है और देखती है कि रोशनी उनके कमरे में चली गई। सरिता का माथा ठनकता है। सरिता दबे पाँव उनके कमरे में जाती है तो आवाज़ आती है। सरिता अपना हौसला और अपना दिमाग दोनों खो देती है। संतुलन उसका बिगड़ने लगता है जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगी। ये क्या हो रहा है? तब सरिता को कांता की बात याद आती है कि कांता ने क्यों मुझे बार बार कहा था कि रोशनी दीदी को कॉलेज भेज दो, रोशनी दीदी को यहाँ मत रखो, रोशनी दीदी को हॉस्टल में भेज दो। सरिता रोशनी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में आके सो जाती है और रोशनी कुछ देर बाद चुपचाप आके सो जाती है। सरिता सोचती है कि हो सकता है ये पढ़ने गई हो, पर फिर सरिता सोचती है कि रात को चुपचाप कोई क्यों पढ़ने जाएगा और उसका पति उसके कमरे में आकर के उसे क्यों लेकर जाएगा। ज़रूर कोई बात है। सरिता कुछ बोलती नहीं, अपने दिमाग का फितूर सोचती है या फिर सोचती है कि मैं इस एक बार और देखती हूँ कि क्या ये मेरे दिमाग का ऐसा कुछ था या यह सच है। अगली रात सरिता सोती नहीं और सोने का नाटक करती है। फिर यही होता है। अब सरिता सोचती है मैं क्या करूँ। फिर सरिता दरवाज़ा खोल देती है और वही होता है जो नहीं होना चाहिए। सरिता दोनों को रंगे हाथ पकड़ती है। उसी समय सरिता दोनों को बहुत भला बुरा कहती है। रोशनी को कहती है, रोशनी ये तो मर्द जात है, इसकी तो ये आदत है, पर तू तो मेरी बहन थी। रोशनी समझती है कि मेरी बहन के साथ मैंने क्या किया है। कहानी आगे की मैं कल सुनाऊंगी।